ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। हालांकि ऐसे तो अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी आक्रामक हो चुके हैं, और उसके बाद जो उनके संगठन में 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उसके चलते राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं है जो इसी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चित्रित की थी। बहरहाल वो भी एक स्ट्रेटजी थी, शत्रु को कोई नहीं छोड़ता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अब लेकिन यह कि स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही, और राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि जब तक भारतीय भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार को वो गिरा नहीं देंगे, मानेंगे नहीं। उसी सिलसिले में आज एक ऐसी घटना हुई जिसे आप ये कह सकते हैं तकनीकी तौर पर, ये तो नहीं है कि ऐसा हुआ, कि राहुल गांधी को कम से कम 200 सांसदों का समर्थन तो प्राप्त है ही। राहुल गांधी के कहने पे ममता बनर्जी और स्टालिन, इन सब लोगों ने, जो विपक्ष के नेता हैं, वहाँ उनके 200 सांसदों ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि आप संसद के विशेष सत्र बुलाएं और बताएं कि वहाँ पूरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दरअसल क्या हुआ, और हमारे सवालों का जवाब दें। राहुल गांधी के कहने पर अगर 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है तो ये मान के चलिए कि जो राहुल गांधी का प्रभाव क्षेत्र था वो 100 सांसदों से बढ़कर 200 सांसदों तक तो हो ही गया। और यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि अपने नरेंद्र मोदी की सरकार को 240 सांसदों की ही भरोसे है। ये तो हुई एक बात। उसके अलावा संगठन में प्राण फूंकने के लिए भी राहुल गांधी तेज़ी से एक समय लगातार दौरे कर रहे हैं। बिहार का चुनाव होने वाला है, आप लोगों सबको पता ही है। उस चुनाव में वो अभी तक 5 दौरे कर चुके हैं, और 6 तारीख को उनका फिर दौरा है नालंदा में। उन दौरों में जाकर के वो पिछड़े और दलित और ये सब जो गरीब तबके हैं उनके बीच में जाके संवाद कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं, जो ऐसा जो लोहिया जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो तो बहुत पहले भी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना करा के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी हम देंगे। उसी बात पर वो बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं, और उनके दौरों में जितनी भीड़ उमड़ रही है उससे लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठेगा। हालांकि उसको लेकर के जो राजग में जो उनके संगठन सहयोगी संगठन है, मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी और राहुल गांधी के बीच में वैमनस्य भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं कहा जा रहा है जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि भाई वो राहुल गांधी वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे दरअसल राजग के हैं, तो इसमें से ये तो मामला ठीक नहीं है। हालांकि उसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने दिया कि भाई वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको कोई भी उठा सकता है, वो उठा रहे तो अच्छी बात है। और दिलीप जायसवाल ने एक और बात कही, जो हालांकि वो बात मतलब जिसको कहने की कोई तुक नहीं, लेकिन बहरहाल भाजपा वाले ऐसी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि
राहुल गांधी को चाहिए कि अपना वहाँ एसी में बैठे, दिल्ली में कहाँ बार बार बिहार में आकर के, वैसे भी वो जहाँ जाते हैं अपनी पार्टी की हालत ख़राब करते हैं। तो भाई अगर वो राहुल गांधी भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस की हालत ख़राब हो रही है, भाजपा की टीम बेहतर हो रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिलीप जायसवाल को कहना चाहिए भाई और दौरा करें, लेकिन बहरहाल ये सब सारी बातें चलती रहती हैं। और उससे भी बड़ा काम जो एक राहुल राहुल गांधी करने जा रहे हैं वो ये है कि नालंदा, अब अगला जो उनका बिहार का चुनावी दौरा होगा वो नालंदा में होगा, जो नीतीश का गढ़ माना जाता है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के गढ़ में घुस करके जब वो वार करेंगे तो उसका उसका मायने भी अलग जाएगा। और एक दूसरे उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी। दिक्कत उनके साथ, विचारों के साथ यही है कि वो उनकी पार्टी काफ़ी कुछ कई वजहों से जर्जर हो चुकी है, उसमें तमाम भाजपा के स्लीपिंग सेल घुसे हुए हैं, सब सारी बातें हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि वो लगातार जुटे हुए हैं, और उसके जुटना एक अलग बात है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जैसे कांग्रेस में एक तरीके से उसका कल्चर था सुप्रीमो का कि जो ऊपर से आदेश आए उसी का नीचे पालन होगा। वो ऐसा कल्चर तब तक तो ठीक रहता है जब तक कि शीर्ष पर कोई करिश्माई नेता बैठा हो, जैसे इंदिरा गांधी हुआ करती थी या नेहरू जी थे या काफ़ी हद तक राजीव गांधी भी थे। लेकिन जब पार्टी संगठन में ऐसे करिश्माई नेता नहीं रह जाते हैं तो फिर संगठन ज़्यादा परेशानी होता है। भारतीय जनता पार्टी में यही हाल था, जब तक करिश्माई नेता नहीं था उसमें मोदी जैसा, तब तक भारतीय जनता पार्टी संगठन के भरोसे चलती थी। और जब से मोदी जैसा करिश्माई नेता हुआ, भारतीय जनता पार्टी में वही चरण वंदना शुरू हो गई, जिसका नतीजा आप नतीजा देख भी रहे हैं कि पार्टी की हालत ख़राब होती जा रही है और 240 पे आकर के वो सिमट गई है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल का भी वो लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल जो है वो कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, और इससे तो खैर वहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा का गढ़ है, लेकिन बहरहाल वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब हो रही है लंबे शासन के चलते, और बल्कि ये कह मोहन यादव के कुछ शासन के चलते। तो वहाँ पर वो गए हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने संगठन सृजन संवाद जो है कार्यक्रम शुरू किया। मतलब ये है कि कांग्रेस में जो है वो जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को सौंपी जाएगी, ऊपर से कोई क्या नाम है निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो संगठन जो जिलाध्यक्ष कहेगा उसी के आधार पर सारी नीतियाँ बनेंगी और सारी सारी बातों पर फोकस होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल में जो आज उन्होंने किया रैली, और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और प्रदेश पीसीसी बैठक में जो हुई, तो वहाँ यही बातें छन करके सामने सब लोगों ने बात अपनी बड़े खुले रख करी कि, और ये तय हुआ कि भारतीय मतलब राजनीति में जो कांग्रेस का है वो है, कांग्रेस का जो वो है संगठन है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है जिला अध्यक्ष को दी जाएगी, जहाँ तक नीति बनाने और पार्टियों की चुनाव के कार्यक्रमों के बारे में बात होगी। जिला अध्यक्ष जिसको रिकमेंड करेगा उसी को चुनाव का टिकट मिलेगा, ताकि, और वो जाहिर सी बात है जिलाध्यक्ष रिकमेंड करेगा तो उस कैंडिडेट को जिताने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगा। ये सब सारी बातें वहाँ पर हुई। तो ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है उसको देखने से लग रहा है कि राहुल गांधी अब एकदम मन बना चुके हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का, और उसके लिए जितनी भी उनकी सामर्थ्य और जो भी उनके संसाधन हैं उसको पूरी तरीके से वो झोंक रहे हैं, और ख़ुद तो लगातार पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर ही रहे हैं। देखिए, और उसका ऐसा नहीं, उसका परिणाम भी सामने आया है। 240 सीटों पर राहुल गांधी का एक तरीके से कहना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी सिमटी है उसमें राहुल गांधी का भी योगदान है। अब देखिए, जिस हिसाब से राहुल गांधी लगे हुए हैं उससे लग रहा है कि अगला चुनाव जो भी होगा, हालांकि मोदी जी कोशिश करेंगे सारे तत्व खत्म करने की, लेकिन अगला चुनाव जो भी होगा उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ख़राब होने वाली। हो सकता है कि वो पावर में न भी आवे। ये मैं हो सकता है इसलिए लगा रहा हूँ कि पावर में बने रहने के लिए जितने तत्कर्म भारतीय जनता पार्टी करती है अगले चुनाव में भी करेगी, लेकिन अगर जनता मन बना लेती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। ये हम 1977 में और 1989 में देख चुके हैं, जब इंदिरा गांधी हारी थी और राजीव गांधी हारे थे। उस समय संसाधन विहीन जनता पार्टी आई थी और उस समय संसाधन विहीन विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे। जनता जब चाहती है तो फिर कोई तिकड़म काम नहीं आता है। देखिए, अगले चुनाव में चीज़ें सामने आएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर
ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है।